अनदर सेशन। तो आज के अपने सेशन में बात करने वाले हैं हम अपनी हाफ एग्जाम की फाइनल स्ट्रैटेजी के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से अब हमें यानी कि आज से क्या टाइम टेबल रखना चाहिए, हमारा क्या डेली शेड्यूल होना चाहिए। ठीक है, अब देखो डेली डेली हर रोज एक नया शेड्यूल बनाना नहीं है आपको। कई सारे बच्चे ऐसा कर रहे होंगे कि एक टाइम टेबल बनाया है जिसको फॉलो नहीं कर पाए, नेक्स्ट फिर एक टाइम टेबल बन गया, उसे फॉलो नहीं कर पाए, फिर एक टाइम टेबल बन गया। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी, लेकिन हम यहाँ पर सब चीजों को कवर करेंगे। अब टाइम टेबल अगर फॉलो नहीं हो पा रहा है तो उसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं आपने अनरियलिस्टिक टारगेट्स अपने लिए सेट कर लिए हैं, हो सकता है आप फोकस्ड ही नहीं हो पा रहे हैं, हो सकता है आपको पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है। तो पिछले सेशन में मैंने काफी कुछ चीजों को बताया है, अगर आप वो सेशन देखेंगे अल्टीमेट गाइड हाफ ईयरली एग्जाम स्ट्रेटजी के लिए, तो आपको बहुत मदद मिलेगी उससे। और आज हम बात करेंगे कि फाइनल अब जाकर के स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जबकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम नियर है। ठीक है, अब कई स्कूल में शुरू होने वाले हैं फर्ली एग्जाम, कुछ स्कूल में अभी टाइम है। तो हम ओवरऑल बात करेंगे कि अगर दिन कम भी बचे हैं या अगर अभी थोड़ा सा टाइम है तो उस हिसाब से अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बहुत जरूरी बता दूं कि भले ही आपके एग्जाम को शुरू होने में अभी 15 दिन बाकी हो या हो सकता है 30 दिन बाकी हो, लेकिन अब आपको कुछ चीजों पर ही फोकस करना है, कुछ चीजों को बिल्कुल छोड़ देना है। वो कौन सी चीजें हैं जिनको बिल्कुल छोड़ देना है, इसकी बात हम करेंगे इस सेशन में, पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम इसकी बात लास्ट में करने वाले हैं। और उससे पहले दो जरूरी चीजें जो आप तक मुझे पहुंचानी है वो आपको बताना चाहती हूं मैं। पहली चीज ये है बेटा कि जो एग्जाम का एक फियर है, एक एग्जाम का जो डर है, हाफ ईयरली एग्जाम कैसा होगा, हाफ ईयरली एग्जाम में अगर मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है तो क्या होगा, या मेरी तो कम तैयारी है तो क्या होगा। देखो कुछ पढ़ा नहीं है तो बेटा सरासर आपकी गलती है, लेकिन अभी टाइम है, आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, अच्छी तैयारी कर रहे हो फिर भी एक डर है बैक ऑफ द माइंड कि हाफ ईयरली एग्जाम कैसा जाएगा, टफ आएगा कैसे, क्योंकि आपके लिए क्लास 10th आप अभी आए हो, आपको कुछ नहीं पता है, आपके लिए सब कुछ नया नया होने वाला है। आपको गाइड कर रहे होंगे लोग, कुछ लोग आपको डरा भी रहे होंगे कि हाफ ईयरली एग्जाम बहुत ज्यादा टफ होता है, उसको अच्छे से कर लेना, उसको अच्छे से पढ़ लेना, नहीं दिक्कत होगी। कुछ ऐसा भी कहेंगे कि बेटा ये बहुत इजी है। तो बेटा हाफ ईयरली एग्जाम टफ है, इजी है, क्या है, मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो इसके बाद आप कोई इधर उधर की चीजों को नहीं देखेंगे, मतलब कि जो आप टाइम अपना वेस्ट कर देते हो सिर्फ यही समझने में कि हाफ ईयरली एग्जाम कैसा आएगा, ठीक है, कैसा होता है। मैं आपको बता दूं बेटा जो हाफ ईयरली एग्जाम है अपने बोर्ड एग्जाम से यानी कि फाइनल एग्जाम से 10% टफ आता है। यस, दिस इज द रियलिटी कि आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम होगा नो डाउट वो कैसा होगा, वो टफ होगा एज कंपेयर टू दी फाइनल एग्जाम जो आपका बोर्ड के एग्जाम्स होंगे उससे 10% यहाँ पर 10-20% टफ ही होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि मैम अगर टफ होगा तो बोर्ड एग्जाम क्या इजी होगा? हाँ, अगर हम हाफ ईयरली एग्जाम के कंपैरिजन में समझे तो बोर्ड एग्जाम आपका इसके कंपैरिजन में इजी आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत ज्यादा डरना नहीं है, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको हाफ ईयरली एग्जाम देना है, ठीक है, आपको हाफ ईयरली एग्जाम देना है, आपको एक ऐसा एग्जाम देना है जो जरूरी है, बट जरूरी है तो हाफ ईयरली एग्जाम ना, फाइनल एग्जाम तो नहीं है ना। ठीक है, अच्छा मैम यानी कि टफ है, मतलब हमारे फाइनल एग्जाम से टफ है। हाँ, फाइनल एग्जाम से आपका टफ ही बनाते हैं, स्कूल के टीचर्स ही बनाते हैं मोस्ट प्रोबेबली, तो इसको थोड़ा टफ रखा जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात हम ये कर लेते हैं कि मैम अगर हाफ ईयरली एग्जाम इतने हमारे लिए कह सकते हैं कि हम, आप कह रहे हो पैनिक नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है मैम, तो हाफ ईयरली एग्जाम को मैम अगर हम थोड़ा बहुत ऐसे ही चला लें, यानी कि अगर हम ऐसे ही बस पास होने के लिए पढ़ लें, पास हो जाए बस इतना ही पढ़ लें, तो क्या काम चल जाएगा? बेटा एक मिथ मैं आपका आज ही दूर कर दे रही हूँ अभी कि हाफ ईयरली एग्जाम, मैंने कहा कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है कि आपकी कम तैयारी है तो आप बहुत डर रहे हो, बहुत ज्यादा डर रहे हो, ठीक है, आप कुछ पढ़ भी नहीं पा रहे हो, कुछ कर भी नहीं पा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। हाफ ईयरली एग्जाम यस, कि फाइनल एग्जाम आपकी नहीं, लेकिन इसका बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये एग्जाम आपके
डायरेक्टली कनेक्टेड है फाइनल एग्जाम से। और मैंने ये आपको पहले भी बताया है कि जो आपके फाइनल एग्जाम है वो आपके हाफिजली एग्जाम से कनेक्टेड है। मैम कैसे? बेटा इस तरीके से कि अगर आप हाफिजली एग्जाम में अपना 50% सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, आप अगर 50% सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, तो आपका जो फाइनल एग्जाम है उसमें आपका 50% तो ऑलरेडी बहुत अच्छे से कवर है। यहाँ पर तो आपको 100% सिलेबस पूछा जाएगा, यहाँ पर 50% पूछा जा रहा है। इस 50% को अपना बेस्ट दे करके तैयार करोगे तो 100% में कितना अच्छा आपको एक तरीके से हेल्प मिलेगी। समझ पा रहे हो? तो फाइनल एग्जाम में आप एक तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छा कर सकते हो अगर आपने इसमें अच्छा कर लिया है। और अगर आपने समझ करके देखो, इस 50% को अच्छे तरीके से तैयार किया है और ऑलरेडी ये टफ बनता है एज कम्पेयर टू द फाइनल एग्जाम, और अगर आपका ये अच्छा चला गया, यानी कि सपोज आपके यहाँ पर 70% भी आ गए, 70 से 80% के बीच में अगर आपके मार्क्स आ गए, इसका मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली आपने खुद को 80 से 90 बल्कि इससे भी ऊपर अबव पहुंचा दिया है अपनी तैयारी को। समझ रहे हो? क्योंकि ये तो टफ एग्जाम बनेगा, ये उससे थोड़ा सा इजी ही होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मैम हाफ ईयरली एग्जाम जरूर जरूर, हाँ बिल्कुल सही समझे कि हाफ ईयरली एग्जाम जरूर हमारे फाइनल एग्जाम नहीं है, लेकिन आप सही कह रही हो। क्या क्या बताया मैंने कि इसके लिए तैयारी बढ़िया ही करनी है क्योंकि ये आपकी डायरेक्टली कनेक्टेड है फाइनल एग्जाम से। तो अच्छी प्रिपरेशन करनी है, माइंड में आता है। हाफ ईयरली एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ो या पास हो जाए बस, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जरूरी है। बोर्ड एग्जाम जरूरी है और कौन सा ये फाइनल एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम जरूरी है। तो हाफ ईयरली एग्जाम बस पास हो जाए तो काम चलेगा? नहीं, इससे आप अपना नुकसान करोगे। ये अच्छी चीज है कि अच्छी प्रिपरेशन के साथ में आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम में एंटर करो और अच्छे मार्क्स लेकर के आओ। आपके पास में जो कुछ भी समय है, आपके पास में जितना भी टाइम है, अगर आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो तो अपना एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम आज भी अच्छा कर सकते हो। अब हम बात करेंगे जिसके लिए हम आज यहाँ पर स्पेशली आए हैं, कि पीछे जो दो चीजें आपने पढ़ी थी ये भी जरूरी थी, ये जो आपने समझी थी वो भी जरूरी थी, लेकिन ये जो तीसरी चीज है जो अब हम बात करने वाले हैं यानी कि फाइनल स्ट्रेटजी की, ये हम अब इसको समझेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, इस पूरे सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैम फाइनल स्ट्रेटजी अब क्या होनी चाहिए? हमारा सिलेबस तो है, हमारे सिलेबस आपने कहा था मैम रिसोर्सेज आपके पास में होने चाहिए बच्चों, मैंने बताया था ना कि आपके पास में रिसोर्सेज होने चाहिए। आप जो साइंस मैथ्स एसएसटी इंग्लिश जो कुछ भी सब्जेक्ट आपके पास में है पढ़ने जा रहे हो तो उसके लिए आपके पास मटेरियल होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, इतना जिससे आपका एग्जाम बहुत अच्छा निकल जाए। ठीक, तो आपने मैम वो सारी चीजें तो बताई थी, फाइनल स्ट्रेटजी अब कैसे बनानी चाहिए। और यहाँ पर मैंने बेटा आपको 30 डेज चैलेंज के बारे में भी समझाया था, अगर आपको याद हो। तो 30 डेज चैलेंज में मैंने यही बोला था कि अपने 30 डेज को यूटिलाइज करो अच्छे से, प्रिपरेशन इस कदर करो कि हर एक डे आपने स्टार्ट अगर 5 अगस्त 6 अगस्त 7 अगस्त से करा है तो आपका हर एक दिन एकदम 100% सिलेबस 100% टास्क को कंप्लीट करता हुआ निकल रहा हो। सिलेबस तो नहीं, 100% टास्क जो भी आपने 6 अगस्त 7 अगस्त 8 अगस्त के लिए टास्क रख रखा है या आने वाले दिनों के लिए टास्क रख रखा है वो 100% अचीव हो पाए, ऐसी कोशिश करो। हो सकता है कभी 90 होगा, हो सकता है कभी 70 ही रह जाए, लेकिन आपको अपने नेक्स्ट डे के लिए फिर अपने आप को वैसा ही रेडी रखना है कि कल मैंने कम पढ़ा था किसी वजह से, तो आज मैं ज्यादा पढ़ लूंगा। और वजह भी ऐसी होनी चाहिए जो जेन्युइन है, ये नहीं है कि आज मैं वेब सीरीज देख रहा हूँ क्योंकि तो कल पढ़ लूंगा। ये आप कर तो लोगे, लेकिन इतना ध्यान देना जब भी आप ऐसा करना तो एक बात माइंड में लाना कि मैं खुद को धोखा दे रहा हूँ। ठीक है, एनीवेज, तो 30 डे प्लान मैंने बताया था। अगर किसी स्कूल में अभी टाइम है, सपोज 30 डेज है, तो आप 30 डे चैलेंज ले सकते हैं। अगर किसी स्कूल में एग्जाम अभी अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते या 15 दिन बाद शुरू होने वाले, तो आप 50 डे चैलेंज ले सकते हो। ठीक है, तो ये कोई वैसा रूल नहीं है कि आप 30 ही लोगे, नहीं, आपके पास जितना समय उसको यूटिलाइज करो। तो फाइनल स्ट्रेटेजी ये कहते हैं कि अपने सिलेबस को बेटा डेज के हिसाब से, मैं यहाँ डेज नहीं लिख रही हूँ, डेज वेरी कर सकते हैं हर एक स्कूल में, तो अपनी सिलेबस को अब डेज के हिसाब से डिवाइड कर लो। मैम किस तरीके से डिवाइड करें? बेटा 3 पार्ट में डिवाइड करो। 3 पार्ट ये आपके शो करेंगे, किन चीजों को?
कि जो आपका सिलेबस है या जो आपका सब्जेक्ट है, सपोज साइंस है, ठीक है, या कोई और सब्जेक्ट, मैथ्स है, एसएसटी है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसके सिलेबस को, जो चैप्टर्स आ रहे हैं उसको डिवाइड कर लो, ठीक है, उसको डिवाइड कर लो 3 पार्ट में। हर एक सब्जेक्ट के लिए ऐसे करना है डेज के हिसाब से। लेट सपोज आपके पास में अगर 15 डेज हैं, तो 15 डेज के हिसाब से अपने उन चैप्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करो। एक जो बहुत अच्छे से तैयार हैं आपके, अच्छे से तैयार है, इसको अगर हम ऐसे लिखें तो बढ़िया रहेगा कि जो आपने बहुत बढ़िया तरीके से, जिसकी आपने बिल्कुल एकदम बढ़िया प्रिपरेशन कर रखी है। दूसरे जो आपके मीडियम प्रिपरेशन वाले हैं, एक हो गया हाई प्रिपरेशन जिसमें बढ़िया प्रिपरेशन है जिस सब्जेक्ट्स की, आई मीन चैप्टर्स की। एक है जो मीडियम यानी कि मॉडरेट लेवल पे तैयार है, अभी उसमें पढ़ना बाकी है। एक है जो लो पर जा रहे हैं, यानी कि जिसको आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। हाई मीडियम लो ऐसे समझ लो, या वेरी गुड गुड, और क्या लिख सकते हो, लो या बैड, जो भी लिखना चाहो। तो कहने का मतलब है 3 पार्ट कौन से होंगे जिसकी आपने बढ़िया बेस्ट तरीके से तैयारी करी है, जिसकी आपने पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन हाँ पढ़ रखा है आपने वो चैप्टर। तीसरा आपका जो बिल्कुल आपने नहीं पढ़ा, छुआ भी नहीं है, एकदम फ्रेश है, फ्रेश चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर है। तो ऐसे केस में क्या करोगे, ऐसे केस में क्या करोगे, उसको पढ़ना तो है लेकिन आपको उसको अलग तरीके से पढ़ना है। मैं बताने जा रही हूं अब, जो आपका बढ़िया से तैयार है उस पर आपको खूब फोकस करना है कि उसमें से तो कुछ आ जाए तो गलत ना हो पाए। दूसरी चीज आपको इंपॉर्टेंट भी पता होने चाहिए, है ना। पता चला हाई चैप्टर्स जो तैयार करे हैं एकदम बढ़िया प्रिपरेशन के साथ में, वो इंपॉर्टेंट उतने नहीं है जितने मीडियम और लो में आ रहे हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आपके वो चैप्टर्स क्या जो तैयार हैं, वो इंपॉर्टेंट पार्ट भी उसका अच्छे से तैयार है। हाँ, अगर आपके इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ज्यादा आ रहे हैं तो इसको पहले कवर कर लो। तो प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट को देनी है, फिर जो आपके सबसे अच्छे से तैयार चैप्टर हैं उनको पहले अच्छे से तैयार करना है, फिर मीडियम पे आना है, जो कुछ कुछ बचे हुए हैं, है ना, जिसमें बैकलॉग्स वगैरह है तो उसको कंप्लीट कर लेना है, उसको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर लो पे, यानी कि जिसका कुछ भी नहीं पड़ा है। अब आप कहोगे कि मैम लास्ट में लो पर जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। लो वाले को पढ़ने का तरीका अलग है। वन शॉट देखिए, आप वन शॉट देखिए, एनसीईआरटी मत उठाइए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, फंसे रह जाओगे एक ही चैप्टर में। अगर यहाँ पर आपके 4 चैप्टर बच रहे हैं या 8 चैप्टर बच रहे हैं लेट सपोज, तो वो पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है, वन शॉट वीडियो देखनी है, लेक्चर देखनी है और रिविजन करना है। अब हमारे डेज में, हमारा जो एक दिन होता है उसमें ना मॉर्निंग का टाइम भी होता है और नून टाइम भी होता है, बहुत ध्यान से समझना, इवनिंग टाइम भी होता है और नाइट टाइम भी होता है। अब आप ये देखो कि आपका बेस्ट बेस्ट टाइम कौन सा होता है जिसमें आप बढ़िया स्टडी करते हो। मॉर्निंग है, नून है, इवनिंग है। जैसे मेरा इवनिंग है, या तो इवनिंग या मॉर्निंग है। अब सपोज किसी बच्चे का जो सबसे अच्छा एक्टिव टाइम जाता है स्टडी का, सबसे ज्यादा अच्छा वो इवनिंग जाता है, तो वो अपनी इवनिंग वाले टाइम में हाई और इंपॉर्टेंट चैप्टर को, जिसमें हाई प्रिपरेशन, अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, उसको पढ़ेगा। मीडियम में, मीडियम वाले जो तैयार आपके चैप्टर हैं, जो मीडियम लेवल पर तैयार हैं, उसको नून में या मॉर्निंग में अपने अकॉर्डिंगली देख लो, जिसमें आप थोड़ा सा कम एक्टिव होते हो तो उसमें आप इसको भी कर सकते हो। बट कम का मतलब ये नहीं सो रहे हो, किताब खुली है और सो रहे हो, नहीं। मीडियम में आप उसको कर सकते हो जो आपके अदर स्लॉट्स हैं। लो में आप अपना नाइट का टाइम रख सकते हो, मॉर्निंग का टाइम रख सकते हो, तो अपने अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर सकते हो। और ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही करना ही है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हो कि मैम मुझे ये करना ही नहीं, सपोज ये हटा दो। तो अगर हाई मीडियम लो यानी कि सबसे अच्छे और जो नहीं अच्छे से तैयार हैं चैप्टर, उनको पढ़ना है मैम, मैं किसी भी टाइम पे पढ़ लूंगा, पढ़ना है। हाँ, लेकिन बस इतना ध्यान रखना, प्रायोरिटी पे ये 2 रखना और लास्ट में ये रखना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सपोज आपके एग्जाम का 1 हफ्ता बचा और आपके चैप्टर अभी ज्यादा बाकी हैं, सभी सब्जेक्ट्स के मिलाने होंगे ना, तो ज्यादा बाकी हैं, तो आप अगर उन पर पहले फोकस करोगे तो ये फिर छूट जाएंगे। तो इन्हें तो कम से कम अच्छे से तैयार करना है, कहने का मतलब ये था। समझ में आया बेटा? तो ये आपकी फाइनल स्ट्रेटजी रहनी चाहिए अब हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। यही आपका टाइम टेबल होगा, इसी तरीके से अपना टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। टास्क उसमें जो आपने दिन के रखे हैं ना, उसमें आप इनको इंक्लूड करो, ठीक है, इस हिसाब से कि
उसको जो हाई मीडियम वाले चैप्टर्स हैं उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें और लो को भी साइड बाय साइड तैयार करते चले। ठीक है बेटा? तो आज आज के अपने सेशन में आपने ये समझ लिया है कि अब हाफ ईयरली एग्जाम के लिए आपको क्या करना है। तो अब वेस्ट नहीं करना है अपना टाइम इधर-उधर सभी चीज़ों को ढूँढने के लिए या देखने के लिए हाफ ईयरली एग्जाम कैसे होंगे, क्या करना है, ये वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल गई हैं। तो अब आप बस एक काम करेंगे, वेदा 10 ई को जॉइन कर लेंगे। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, कैसे जॉइन कर पाओगे? इसी लिंक के थ्रू। और आपको यहाँ पर बेनिफिट्स मिलते हैं कई सारे, साथ में आपकी वेदा ऐप भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। बेहतरीन क्लासेस आप सभी बच्चों के लिए हैं यहाँ पर। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर मेंटोरशिप, जो बहुत जरूरी होता है आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।